हेलो नर्सिंग आर्मी। तो आज का जो टॉपिक है वो हेमोफीलिया है। बिना टाइम वेस्ट किए आज टॉपिक पे चलते हैं। तो ये हेमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं हेमोफीलिया का हिस्ट्री क्या है। हेमोफीलिया इज समटाइम रेफर्ड एज अ रॉयल डिजीज़। हेमोफीलिया को हम लोग रॉयल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको रॉयल डिजीज़ के नाम से? बिकॉज जो क्वीन विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की रानी, ठीक है, जिन्होंने 1837 से 1901 तक रूल किया था, ऐसा माना जाता है कि वो हेमोफीलिया बी की कैरियर रही थी। हेमोफीलिया बी जो है वो एक टाइप ऑफ हेमोफीलिया है। आगे फर्दर हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वो कैरियर थी, फिर उनसे उनके बच्चों में आया, बच्चों से फिर उनकी बेटी जो हुई, बेटी कैरियर बनी, बेटी की फिर शादी हुई, तो फिर वो रॉयल फैमिलीज़ में धीरे धीरे ये हेमोफीलिया बढ़ते गया। तो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज़ बोला गया। जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया, स्पेन के रॉयल फैमिलीज़ में हेमोफीलिया पाया गया, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। अब हेमोफीलिया में दो वर्ड आ रहा है, एक हेमो आ रहा है, एक फीलिया आ रहा है। तो हेमो का जो मतलब होता है वो ब्लड होता है, फीलिया मीन्स लव होता है। तो ये जो यहाँ से टॉपिक से ही समझ जाना है कि ये प्रॉब्लम है किस चीज़ का। तो हेमोफीलिया मतलब ये ना, ये बीमारी जो है वो ब्लीडिंग को प्यार करती है, ठीक है, मतलब इस डिजीज़ में ब्लीडिंग होता है, बस इतना जानना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हेमोफीलिया रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक कोagulation प्रोटीन। अब यहाँ पे बोल रहा है ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, इसमें ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ रहा है। मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स इसमें एसोसिएटेड हैं जो ब्लीडिंग को लीड कर रहा है। तो वो क्या है? हमारा जो स्पेसिफिक कोagulation प्रोटीन है, ये स्पेसिफिक कोagulation प्रोटीन ये क्लॉटिंग फैक्टर को बता रहा है कि क्लॉटिंग फैक्टर को यहाँ स्पेसिफिक कोagulation प्रोटीन बोला जा रहा है, जो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो जो नंबर्स ऑफ कोagulation फैक्टर होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। तो 12 जो क्लॉटिंग फैक्टर है, वो ग्रुप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स है, वो एसोसिएट कर रहे हैं इस डिजीज़ में। मीन्स उनकी डेफिशिएंसी होती है, उनकी डेफिशिएंसी होने के कारण ये डिजीज़ काउज हो रहा है। फर्दर देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है जिसके कारण हेमोफीलिया लीड कर रहा है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है क्लॉटिंग फैक्टर्स का। मैंने बोला टोटल 12 नंबर्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये जो नंबर्स हैं रोमन नंबर्स में लिखे जाते हैं, और ये नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि पार्टिसिपेशन या इनके फंक्शंस का कोई नंबर है। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को जो डिस्कवर किया गया, जैसे जैसे डिस्कवर करते गए वैसे वैसे इनको नंबर मिलते गए। जैसे फिब्रिनोजेन 1 नंबर मीन्स वो सबसे पहले खोजा गया क्लॉटिंग फैक्टर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर 1 है वो फिब्रिनोजेन है, 2 प्रोथ्रोम्बिन है, 3 टिश्यू फैक्टर है, 4 कैल्शियम है, 5 लबाइल फैक्टर है। गौर कीजिएगा यहाँ 6 नहीं होता, 6 क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। तो कभी भी क्वेश्चन में ये चीज़ आ सकता है कि इनमें से कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन प्लाज्मा में नहीं मिलता है। तो वहाँ पे आपको आंसर करना होगा क्लॉटिंग फैक्टर 6 नहीं होता। देन 7 स्टेबल फैक्टर है। 8 हमारा एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये AHG या फिर ये दूसरे नाम से जाना जाता है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर A। जो हेमोफीलिया A है वो काउज करता है फैक्टर 8, अगर उसके ब्लड में नहीं है तो वो हेमोफीलिया A लीड करेगा। देन फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट PTA के नाम से जानते हैं, और ये हेमोफीलिया B को काउज करेगा। देन 10 इज स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। देन 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA एंटी हेमोफिलिक फैक्टर C, this will lead to hemophilia C. Then 12 हेगेमन फैक्टर एंड 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। मैंने बताया कि इसमें फैक्टर 6 नहीं होता है, और विटामिन के जो है वो बहुत इसेंशियल होता है फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 को बनाने के लिए। अब ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये कैसे कोagulation में पार्टिसिपेट करते हैं वो मैं फर्दर जब पैथोफिजियोलॉजी बताऊँगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको जानना है कि इतने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट जो इंपॉर्टेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देन 8 है, 9 है एंड 11 है। ये अगर आप याद कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ से पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर समझ जाओगे तो पूरा हेमोफीलिया आपका क्लियर हो जाएगा। तो हेमोफीलिया जैसे हम जान रहे हैं कि कहीं भी पेशेंट को कट लगता है, माइनर सा भी कट लगता है, तो क्या होता है वहाँ ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, और वो ब्लीडिंग रुकता नहीं है, मतलब क्लॉट नहीं होता है वहाँ पे। तो हेमोफीलिया में क्या होता है, हेमोफीलिया में यहाँ कट लगने के बाद यहाँ पे प्लेटलेट्स आके स्टैंड हो गए, बट जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण
ब्लीडिंग हमारा ऊज आउट होते रहता है, जैसे ब्लीडिंग यहाँ से ऊज आउट होते रहेगा, क्लॉट ही नहीं हो पाएगा। तो ये हेमोफीलिया में होता है। देखते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी कैसे कोagulation होता है। फर्स्ट जो है हमारा वो थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये कहाँ से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर? ये जो हमारा 12 पेयर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। देन प्रोथ्रोम्बिन के बाद प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को बनाया। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को फॉर्म करता है। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फॉर्म करता है एंड फिब्रिनोजेन फिब्रिन थ्रेड बनाता है जहाँ पे कट हुआ है। देन फिब्रिन क्लॉट होता है। इसके बाद ये जो प्रोसेस है ब्लीडिंग का वो कोagulate हो जाता है। अब आप देखोगे कि कोagulation फैक्टर मिसिंग है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नहीं बन पाएगा। प्रोथ्रोम्बिन देन नहीं बन पाएगा, थ्रोम्बिन नहीं बन पाएगा, फिब्रिनोजेन नहीं बन पाएगा, फिब्रिन थ्रेड नहीं बन पाएगा, तो फिब्रिन क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे जो प्राइमरी कोagulation है प्लेटलेट्स बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है क्लॉटिंग फैक्टर में, वहाँ क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा तो फिब्रिन का जो थ्रेड है वो नहीं बन पाएगा, तो वहाँ से ब्लड ऊज आउट होते ही रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये हेमोफिलिक कंडीशन में क्या होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही नहीं बन पाता है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे ब्लड जो है वो क्लॉट होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर से लेके फिब्रिन क्लॉट तक एक प्रोसेस होता है। बट ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है, वो नहीं हो पाने के कारण ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट नहीं होता, थ्रोम्बिन नहीं हो पाता, फिब्रिन नहीं बन पाता, फिब्रिन थ्रेड नहीं बन पाता एंड फिब्रिन क्लॉट नहीं बन पाता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इस टॉपिक को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हेमोफीलिया इज ट्रांसमिटेड एज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। यहाँ पे बहुत बहुत डिटेल्स में देखिए कि ये एक्स लिंक्ड, इसको वाई लिंक्ड भी बोल सकते थे, रिसेसिव की जगह डोमिनेंट भी बोल सकते थे, बट इस डिजीज़ का नाम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ही क्यों पड़ा? ध्यान दीजिएगा, जो ह्यूमन क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है वो 46 नंबर होता है। ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है। अब ये जो 46 में क्या होता है, जो 44 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। देन जो 2 होते हैं वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम में क्या आता है, या तो XX होगा या तो XY होगा। यही जो सेक्स क्रोमोसोम है ये बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करता है। अगर XX रहा तो फीमेल, XY रहेंगे, XY रहा तो वो मेल होगा। तो अब यहाँ पे बात हो रहा है कि ये X लिंक्ड है, मीन्स जो डिफेक्ट है वो X में है। क्यों है? क्योंकि जो X क्रोमोसोम होता है वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को बनाने में मदद करता है। उसी के पास ये कैपेसिटी होती है, उसी के पास ये एबिलिटी होता है कि वो फैक्टर 8 और 9 को बनाए। तो इसीलिए ये X लिंक्ड है। Y के पास ये कैपेसिटी नहीं है, या Y का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो फैक्टर 8 और 9 बनाए। समझ में आ रहा है? सिर्फ X बहन जी के पास ये अधिकार है कि वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 बनाएगी।
और जो वाई भैया जी हैं, वाई भैया जी बोल रहे ये मेरा काम नहीं है, इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड बोला जा रहा है। अब ये ऑटोजोम, ये जो 44 नंबर है इसमें तो कोई डिफेक्ट नहीं है, इस ऑटोजोम में तो डिफेक्ट नहीं है। ये सेक्स क्रोमोसोम जो है हमारा, और इसको एलोजोम बोलते हैं, इसको ऑटोजोम बोलते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसको एलोजोम बोलते हैं। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इसमें प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड, कभी कभी इसको बोला जाता है सेक्स लिंक्ड भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये एक्स लिंक तो है ही, पर ये सेक्स लिंक भी है। अब ये अगर सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि ये इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड हुआ, क्योंकि ये मदर फादर से जो क्रोमोसोम ले रहा है फिर वो फर्दर आगे लीड कर रहा है ना, तो इसीलिए ये इनहेरिटेड है। अब देखा गया है कि 80% जो है, 80% है वो इनहेरिटेड होता है, बट 20% जो है, 20% चांसेस है कि हेमोफीलिया को एक्वायर्ड कर लेते हैं लोग, जैसे कैंसर हो गया या ऑटो इम्यून कुछ डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण क्या होता है, जीन म्यूटेट होता है, या फिर जो हमारा फैक्टर 8 है या फैक्टर 9 है, हमारा ही इम्यूनिटी उसको मारने लगता है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो ये एक्वायर्ड हेमोफीलिया भी होता है। तो इसको अगर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एक्वायर्ड है या इनहेरिटेड है? तो जो पेशेंट हेमोफीलिया का पेशेंट आता है तो अकॉर्डिंग टू उनको क्या फैक्टर का प्रॉब्लम है, ठीक है, किस फैक्टर का प्रॉब्लम है, वो फैक्टर हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, और वो एडमिनिस्टर करने के बाद पेशेंट अगर ठीक होता है दैट मीन्स वो इनहेरिटेड है। बट अगर एक्वायर्ड होगा तो क्या होगा, वो आप फैक्टर दे रहे हो पेशेंट को फिर भी वो ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि हमारा इम्यून उस फैक्टर को तो मार दे रहा है ना, वो हमारा इम्यून जो है वो फैक्टर को मार दे रहा है, मतलब फैक्टर 8 आप दे तो रहे हो लेकिन वो उसको किल कर दे रहा है, मीन्स ये इनहेरिटेड नहीं है। पेशेंट के पास तो फैक्टर 8 है बट उसका इम्यून उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो एक्वायर्ड है या फिर आपका इनहेरिटेड है। अब यहाँ पे एक वर्ड है रिसेसिव, इसको डोमिनेंट इसीलिए नहीं बोला जाता है, जो हमारा क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है या तो वो XX होगा, होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा, है ना। तो यहाँ तो X लिंक है, मतलब मान लो कि ये X वाला है, ठीक है, X वाले में हेमोफीलिया का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो ये X के पास प्रॉब्लम है, पर ये X तो नॉर्मल है, ये X नॉर्मल है, तो क्या होगा कि जब भी ये होमोजाइगस में आएगा, ठीक है, मतलब मेल में नहीं, फीमेल जो होमोजाइगस में आएगा, ये X डिफेक्टेड X आएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक नॉर्मल X है, एक नॉर्मल एलील है जो कि फैक्टर्स को बनाने में सक्षम है, मतलब ये जो नॉर्मल X है ये फैक्टर 8, 9 को बना लेगी, तो फिर ये डिजीज काउज नहीं होगा, मीन्स ये रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट नहीं हुआ। अगर यही चीज डोमिनेंट होता, अगर यहाँ पे डोमिनेंट होता ना, तो एक नॉर्मल X होता और एक एबनॉर्मल X होता, ठीक है, फिर भी ये डिजीज काउज करता, ये डिजीज काउज करता अगर डोमिनेंट होता। तो ये नॉर्मल है फिर भी, क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, इसीलिए ये डिजीज काउज करता। बट यहाँ पे क्या है, ये रिसेसिव है, मीन्स एक नॉर्मल
एक नॉर्मल एक्स है, ये मान लो ये नॉर्मल एक्स है और ये डिफेक्टेड एक्स है, ठीक है। ये रिसेसिव है, इसीलिए ये डिजीज काउज नहीं करेगा। बट इसीलिए ये हेमोफीलिया पेशेंट में क्या होता है कि जो फर्दर ये अगर शादी करके इनके जो बच्चे होंगे तो जो फीमेल चाइल्ड होगी मोस्टली वो कैरियर बनेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्स नॉर्मल हो सकता है और एक एक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, वो फर्दर आगे हेमोफीलिया को बढ़ा सकती हैं, ठीक है, वो कैरियर बन सकती हैं। लेकिन अगर मेल अफेक्टेड हो गया, इससे मेल अगर अफेक्टेड हो गया तो वो हेमोफीलिया पेशेंट ही बनेगा। वो कैसे बनेगा आप देखो, उसके पास एक ही एक्स रहेगा और वो डिफेक्टेड एक्स रहेगा, और वाई में तो कोई इसका है ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, वाई तो है ही नहीं। अब इसके पास तो एक एक्स है नहीं जो ये फर्दर आपको फैक्टर 8 और फैक्टर 9 बना दे, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स की है ना, तो इसके पास तो नहीं है, तो ये फिर डिजीज कॉज करेगा। मीन्स ये जो मेल बच्चा है ये हेमोफिलिक पेशेंट बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यही चीज है यहाँ पे कि कैसे अगर मान लो मदर हेमोफिलिक है या फिर मदर कैरियर है, ठीक है, फादर नॉर्मल है, मतलब उनका जो शादी होगा, ठीक है, उनका जो क्रॉस होगा, तो उनके बच्चे में क्या चांसेस है, फीमेल चाइल्ड में क्या चांसेस है कि वो कैरियर बनेगी या हेमोफिलिक बनेगी या नॉर्मल होगी, और जो मेल चाइल्ड होगा वो हमारा नॉर्मल बनेगा या हेमोफिलिक। यहाँ पे देखिएगा कि मेल चाइल्ड कभी कैरियर नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है और ये एक्स का प्रॉब्लम है, या तो वो नॉर्मल होगा या तो वो फिर हेमोफिलिक होगा। अब देखते हैं फर्स्ट जो टेबल, आप लोग टेबल देखिए कि फर्स्ट जो टेबल है उसमें मदर का जीनोटाइप क्या है, वो कैरियर है। कैरियर है मीन्स एक नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है, ठीक है। या इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा। ये एबनॉर्मल है, ठीक है, मीन्स ये कैरियर मदर है। नॉर्मल एक्स के साथ है, एक एबनॉर्मल के साथ है। अगर फादर जो है वो नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है मीन्स एक्स एंड वाई, ठीक है, फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर है। तो फीमेल चाइल्ड में ध्यान दीजिएगा, फीमेल चाइल्ड में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नॉर्मल होगी या कैरियर होगी या हेमोफिलिक होगी। तो फीमेल के लिए तो फादर से तो यही एक्स जाएगा, मदर से ये दोनों एक्स में क्रॉस होगा, तो ये अगर एक्स बनता है तो ये ऐसा एक्स बनेगा। अगर इससे लिया जाए तो एक तो नॉर्मल फादर से एक्स आया और एक मदर से एबनॉर्मल आया। अब देखिए दो चाइल्ड है, दो फीमेल चाइल्ड बनी है, तो दो फीमेल चाइल्ड को अगर हम लोग 100% मान रहे हैं तो 50% चांसेस है कि जो फीमेल चाइल्ड होगी वो नॉर्मल होगी, बट 50% चांसेस है कि जो फीमेल है वो कैरियर होगी।
ठीक है, फर्स्ट टेबल समझ में आया। अब उसी टेबल में से मेल चाइल्ड का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, मेल चाइल्ड का क्या प्रोबेबिलिटी होगा अगर फीमेल जो है वो कैरियर है, मीन्स एक्स क्रोमोसोम जो है माँ का वो प्रॉब्लम वाला है, एबनॉर्मल वाला है, एक नॉर्मल है। फादर जो है हमारा वो नॉर्मल है। अब देखिए कि मेल चाइल्ड कैसे होगा। मेल चाइल्ड तो फादर से तो ये वाई लेगा ही लेगा, बट मदर से वो एक नॉर्मल एक्स ले लेगा और एक एबनॉर्मल एक्स लेगा। तो ये वाला चाइल्ड जो है ये तो नॉर्मल एक्स वाई के साथ होगा, और ये जो है ये माँ से एक एक्स ले लिया एबनॉर्मल वाला। तो यहाँ पे ये अगर हम लोग दो मेल चाइल्ड बन रहा है तो दो मेल चाइल्ड 100% है, तो 50% मतलब एक जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो 50% एक दूसरा जो चाइल्ड है उसको हेमोफीलिया हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक एबनॉर्मल एक्स है ना। तो 50% जो है वो हेमोफिलिक मेल चाइल्ड होगा और 50% नॉर्मल मेल चाइल्ड होगा। तो फर्स्ट टेबल समझ में आ गया। आप लोग खुद से अपने घर में पेपर लीजिए, ठीक है, और ये जो मैं समझा रही हूँ ये आप खुद से लिख के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये हो रहा है। देन सेकंड जो है नॉन कैरियर, मतलब मदर जो है वो नॉर्मल है, वो कैरियर नहीं है, मतलब नॉर्मल एक्स है। बट फादर यहाँ पे क्या हो गया? फादर है जो एबनॉर्मल है, उसका जो एक्स है वो एबनॉर्मल है। वाई तो नॉर्मल है। हेमोफीलिया में वाई का तो मैं बता ही रही हूँ कि कनेक्शन है ही नहीं, वो एक्स लिंक्ड है। तो अब जो इसकी इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो जो फीमेल चाइल्ड होगी, फीमेल चाइल्ड कैसे होगी? फादर से लेगी एक्स और मदर से एक्स लेगी। तो ये वाला तो नॉर्मल मदर से एक्स लिया, बट जो फादर का तो एक्स ही लेगी ना, लेकिन फादर का एक्स में तो प्रॉब्लम है। मीन्स 100% चांस है कि अगर फादर हेमोफिलिक होगा और माँ जो है वो कैरियर नहीं भी है, ठीक है, नॉर्मल मदर है, बट फादर जो है वो हेमोफिलिक है, तो 100% चांसेस है कि जो भी फीमेल चाइल्ड होगी वो कैरियर ही बनेगी। उसमें कोई फीमेल चाइल्ड नॉर्मल नहीं हो सकती, हेमोफिलिक नहीं हो सकती, वो ऑलवेज 100% जो फीमेल होगी, फीमेल चाइल्ड होगी, वो कैरियर ही होगी। अब अगर ये हम देखते हैं कि मेल चाइल्ड में क्या होगा, मेल चाइल्ड में क्या होगा अगर मदर नॉन कैरियर है, मीन्स मदर नॉर्मल है बट फादर हेमोफिलिक है, फादर हेमोफिलिक है, तो वाई तो आएगा फादर से, मदर से एक्स जाएगा, एक और वाई, ये समझ में नहीं आ रहा है, बता रही हूँ, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो मदर का तो एक्स नॉर्मल है, फादर का भी वाई नॉर्मल है, मदर का एक्स नॉर्मल है, फादर का वाई नॉर्मल है। मीन्स इसमें मेल चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फादर हेमोफिलिक था, फादर के एक्स में प्रॉब्लम है
और जब भी आप देखोगे, जब ऐसा क्रॉस करते हैं तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो वाई से होता है, फादर के वाई से। मदर के एक्स से तो होता है, मदर के पास दोनों एक्स ही है, ठीक है, बट फादर के वाई क्रोमोसोम से ही डिटरमाइन होता है कि वो या तो मेल चाइल्ड बनेगा या तो फीमेल चाइल्ड होगी। तो यहाँ पे अभी मेल चाइल्ड का बात कर रहे हैं, तो मेल चाइल्ड मीन्स वाई ही आएगा, फादर से ऑलवेज वाई आएगा। तो वाई आएगा तो वाई तो नॉर्मल है, वाई में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मदर जो है, मदर भी नॉर्मल है, उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम नहीं है। तो 100% चांस है कि जो मेल चाइल्ड होगा वो 100% नॉर्मल होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरे कंडीशन में बताया गया है कि मेल मदर जो है वो कैरियर होगी। मदर कैरियर होगी मीन्स एक एक्स हेमोफिलिक होगा, फादर हेमोफिलिक, इसमें फादर हेमोफिलिक है, फादर भी हेमोफिलिक है और मदर कैरियर है। तो इसमें फीमेल चाइल्ड का क्या रेशियो होगा, नॉर्मल होने का, कैरियर या हेमोफिलिक होने का? तो फीमेल चाइल्ड में कि फादर से वो एक्स लेगी, तो यहाँ पे मदर से तो नॉर्मल एक्स आया, बट फादर से एबनॉर्मल एक्स आया। यहाँ मदर से भी एबनॉर्मल एक्स है और फादर से भी एबनॉर्मल एक्स है। मीन्स 50% जो फीमेल होगी वो कैरियर बनेगी, बट जो 50% फीमेल होगी वो हेमोफिलिक होगी, मीन्स उसको हेमोफीलिया होगा। इसीलिए ये बहुत रेयर बोला जाता है कि मेल चाइल्ड में ज़्यादा हेमोफीलिया देखा जाता है। क्यों? क्योंकि या तो मेल चाइल्ड नॉर्मल होगा या हेमोफिलिक होगा। फीमेल चाइल्ड या तो कैरियर होती है या नॉर्मल होती है, बहुत कम चांसेस होता है कि वो हेमोफिलिक बने। हेमोफिलिक तभी बनेगी जब मदर भी कैरियर हो और फादर भी हेमोफिलिक हो, तब ये चांसेस होता है। ये अगर मेल चाइल्ड का देख लें हम कि अगर मदर कैरियर है और फादर हेमोफिलिक है तो मेल चाइल्ड में क्या रेशियो बनेगा, क्या परसेंटेज होगा? तो यहाँ वाई फादर से लिया जाएगा, एक एक्स मदर से लिया जाएगा, वाई फादर से, एक्स मदर से। तो यहाँ पे तो एक्स एबनॉर्मल होगा, वाई फादर का नॉर्मल है, वाई में प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे एक्स मदर का नॉर्मल लिया गया, वाई नॉर्मल है। तो इसमें 50% चांस है कि जो मेल चाइल्ड होगा वो नॉर्मल होगा, बट 50% चांस है कि मेल चाइल्ड हेमोफिलिक होगा। आई होप ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा, जीनोटाइप कैसे क्रॉस होता है, कैसे अगर मदर कैरियर होती है तो फादर नॉर्मल होते हैं, तो कैसे फीमेल चाइल्ड पे क्या कैरियर बन सकती है, क्या नॉर्मल हो सकती है, मेल चाइल्ड कैसे नॉर्मल हो सकता है, कैसे हेमोफिलिक। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब आपके पास ऐसे पेशेंट आए, ठीक है, एंटीनेटल के दौरान, तो आप उनको बता सको, आपके पास नॉलेज होगा तभी आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स। हेमोफीलिया के जो टाइप है वो टोटल 3 टाइप्स है, हेमोफीलिया ए, बी एंड सी। हेमोफीलिया ए को क्लासिकल हेमोफीलिया के नाम से जाना जाता है और ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें फैक्टर 8 की कमी होती है, फैक्टर 8 जो है वो नहीं होता है। हेमोफीलिया बी क्रिसमस डिजीज के नाम से जाना जाता है और इसमें फैक्टर 9 नहीं प्रेजेंट होता है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। इसको क्रिसमस डिजीज के नाम से क्यों जाना जाता है? तो ये जो क्रिसमस है, जो फर्स्ट पेशेंट देखा गया था उसका नाम क्रिसमस था, इसीलिए इस हेमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज के नाम से जाना जाता है। देन हेमोफीलिया सी जो है वो फैक्टर 11 की कमी से होता है और ये हेमोफीलिया सी बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, ये ना के बराबर होता है।
अब हेमोफीलिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? जनरली एसिम्प्टोमेटिक होती है माइल्ड और मॉडरेट हेमोफीलिया में, बिकॉज जो प्लेटलेट्स है, जो प्राइमरी कोगुलेशन ये है, वो तो ठीक है, वो तो काम कर ही रहा है, इसलिए माइल्ड और मॉडरेट में प्रॉब्लम नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। देन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर एनी इंजरी और सर्जरी, जब भी कोई इंजरी हुआ बच्चे को या कोई सर्जरी हुआ, तब देखा जाता है कि वो जो ब्लीडिंग है वो बहुत प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो ही रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लेटलेट्स तो आके वहाँ पे प्राइमरी कोगुलेशन कर रहे हैं, बट जो सेकेंडरी कोगुलेशन हमारे कोगुलेशन फैक्टर के द्वारा होता है, जो फिब्रिन थ्रेड बनता है, वो बन नहीं पा रहा है। वो नहीं बन पा रहा है, इसलिए जो ब्लड है वो हमारा क्लॉट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होता है। देन एक्सेसिव ब्लीडिंग इन न्यूनेट्स फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, जब आप बॉर्न का न्यूनेट का जब असेसमेंट करोगे, जब कॉर्ड कट करके आप देखोगे कि उनके जो अम्बिलिकल कॉर्ड में है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग आ रहा है। एक्सेसिव ब्लीडिंग आ रहा है मीन्स आप समझ लो कि मे बी उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, मे बी उसको हेमोफीलिया हो, तो आप हिस्ट्री लो और डॉक्टर को इन्फॉर्म करो कि ऐसा प्रॉब्लम है। देन हेमार्थरोसिस, हेमार्थरोसिस मीन्स जो हमारा जॉइंट्स होता है वहाँ पे ब्लीडिंग होना, वहाँ पे हेमरेज होना, हेमार्थरोसिस के नाम से जाना जाता है। हेमार्थरोसिस हो रहा है तो वहाँ पे पेन होगा, पेशेंट को वहाँ पे पेन होगा और जो ब्लड हमारा वहाँ पे ब्लीडिंग हो जा रहा है तो वहाँ पे कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के कारण स्वेलिंग होगा। देन लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट्स जॉइंट्स के मूवमेंट्स है वो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, उसके कारण जो जॉइंट मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। देन इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत देखा जाता है, जैसे हेमाचूरिया, यूरिन के थ्रू ब्लड पास आउट होगा। जीआई ब्लीडिंग आप कैसे मेजर करोगे, कैसे देखोगे? जीआई ब्लीडिंग स्टूल के साथ ब्लड आएगा, मेलिना जिसको बोलते हैं। देन इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, ब्रेन तक ब्लीडिंग हो सकता है सीवियर केसेस में, तो ये डिजीज बहुत खतरनाक है। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इसमें क्लॉटिंग टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इसलिए प्रोलॉन्ग रहेगा क्योंकि ये सेकेंडरी कोगुलेशन का भी इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर का जो पाथवे होता है उसमें पार्टिसिपेट होता है, तो इसीलिए क्लॉटिंग टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बढ़ा हुआ रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। आप जब ब्लीडिंग का कोगुलेशन होता है तो उसका एक पाथवे होता है, वो पाथवे समझने के लिए एक अलग से वीडियो बनाना होगा क्योंकि एक वीडियो में नहीं बन पाएगा। बस आप इतना जानो कि ये सेकेंडरी, प्राइमरी प्लेटलेट से होता है, सेकेंडरी हमारा फिब्रिन से होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनके कारण सेकेंडरी कोगुलेशन होता है। तो सेकेंडरी कोगुलेशन नहीं हो पा रहा है इसमें क्योंकि फैक्टर्स जो है वो नहीं है, इसलिए क्लॉटिंग टाइम जो है और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बढ़ा हुआ आएगा। देन ब्लीडिंग टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम और नॉर्मल, ब्लीडिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसलिए नॉर्मल होगा क्योंकि यहाँ पे क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लीडिंग का तो ठीक ही टाइम रहेगा, वो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पे तो क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्रॉब्लम है और ये जो ब्लीडिंग और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो सेकेंडरी का है, बट ये इंट्रिंसिक फैक्टर का है। देन एक्सरे इफ जॉइंट्स आर अफेक्टेड टू डिटेक्ट सीवियरिटी, अगर जॉइंट्स अफेक्टेड हो गया तो उसका सीवियरिटी क्या है उसके लिए एक्सरे कराया जाएगा। जीन एनालिसिस फॉर एंटीनेटल, अगर मदर या फादर सस्पेक्टेड हैं या फिर उनको हेमोफीलिया है या कैरियर है तो उस टाइम जीन एनालिसिस करवाया जाएगा। देखो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन थोड़ा प्रॉब्लम लग सकता है, बस आप इतना जानो कि जो क्लॉटिंग टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम वो बढ़ा रहेगा, बाकी आपका ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट्स काउंट, ये सारी चीज़ नॉर्मल होंगे। देन असेसमेंट, क्या क्या असेसमेंट करना होगा अगर हेमोफीलिक पेशेंट है तो? एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन रिस्पॉन्स टू ट्रामा एंड सर्जरी, कोई भी ट्रामा और सर्जरी हो रहा है तो क्या ब्लीडिंग जो है वो एबनॉर्मल हो रहा है, मीन्स वो प्रॉपर टाइम पे ब्लड रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ये सारा चीज़ एसेस करना है। एपिस्टैक्सिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम नोज से ब्लीड हो रहा है क्या। जॉइंट्स ब्लीडिंग काउजिंग पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, अगर जॉइंट्स में ब्लीडिंग है तो वहाँ पे क्या पेन काउज कर रहा है, वहाँ टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, वो जो जॉइंट्स अफेक्टेड हुआ है वो क्या वो मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और जनरली आप देखोगे कौन से जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, एल्बो, नी एंड एंकल, ये 3 जॉइंट्स मोस्टली अफेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट क्या नॉर्मल कोई बच्चा है जिसको पता भी नहीं है या जिस फैमिली को पता भी नहीं है कि मेरा बच्चा हेमोफीलिया से ग्रसित है, तो वो जब गिरता है, ठीक है, कहीं पे खेलते कूदते गिर रहा है तो चोट कहाँ पे लगेगा, एल्बो पे लगेगा, नी पे लगेगा या एंकल पे लगेगा, तो वो चोट के कारण वहाँ स्वेलिंग होगा, ठीक है, पेन होगा, क्योंकि वो इंटरनल ब्लीडिंग हो चुका है। फिर जब पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं तब डायग्नोस होता है कि हाँ बच्चा जो है वो हेमोफीलिया वाला बच्चा है, ठीक है। तो ये सारा असेसमेंट करना है। देन टेंडेंसी टू ब्रूज इजली, ब्रूज क्या होता है, आप लोग मूवी देखोगे वहाँ हीरो क्या करता है, जो विलन होता है उसके फेस पे एक पंच देता है, सीधा उसका जो विलन का आईज होता है वो ब्लू डिस्कलर हो जाता है। ये जो ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है ना, किसी भी चोट के कारण जो ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन में, उसको ब्रूसेस बोलते हैं। तो जो भी हेमोफिलिक पेशेंट होंगे ना उनको ईजिली ब्रूज हो जाते हैं। कैसे? अगर कोई नॉर्मल सा प्रेशर लग गया स्किन पे या कहीं थोड़ा सा चोट लग गया तो ईजिली जो स्किन का कलर है वो ब्लू डिस्कलरेशन में चेंज हो जाता है, मीन्स वहाँ पे
ब्रूज का फॉर्मेशन हो जाता है। देन फिफ्थ नंबर इज रिजल्ट ऑफ टेस्ट दैट मेजर प्लेटलेट फंक्शन आर नॉर्मल। ये अभी मैंने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में डील किया कि जो प्लेटलेट फंक्शन है वो नॉर्मल होंगे। नॉर्मल क्यों होंगे? क्योंकि ये प्राइमरी कोगुलेशन का पार्ट है, प्राइमरी कोगुलेशन का टाइम पार्ट है, इसीलिए प्लेटलेट्स नॉर्मल होंगे। प्लेटलेट्स तो फॉर्म हो ही रहे हैं, है ना, प्लेटलेट्स तो फॉर्म हो रहे हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो फैक्टर्स क्लॉटिंग फैक्टर्स के कारण नहीं बन पा रहा है, जो सेकेंडरी कोगुलेशन का पार्ट है। तो रिजल्ट ऑफ टेस्ट दैट मेजरिंग क्लॉटिंग फैक्टर फंक्शन में बी एबनॉर्मल। यही मैं बता रही हूँ कि प्राइमरी जो कोगुलेशन है वो तो ठीक है, प्लेटलेट्स तो अपना काम कर ही रही है, फैक्टर्स हमारे पास नहीं है। फैक्टर्स नहीं होने के कारण जो क्लॉटिंग टाइम है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। क्या इंटरवेंशन करोगे हेमोफिलिक पेशेंट को? मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड मेंटेन ब्लीडिंग प्रिकॉशन। आपको ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना है कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस है जैसे कि एंटीप्लेटलेट्स मेडिसिन होते हैं, है ना, वो सब अवॉइड करना है। देन अगर पेशेंट एडमिट है तो साइड्रल्स वगैरह लगा के रखना है जिससे कि वो गिरे ना, मतलब पेशेंट को गिरने से बचाना है। कुछ ऐसा एक्सरसाइज नहीं करवाना है जिससे कि ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाए। तो ये ब्लीडिंग प्रिकॉशंस यूज करने हैं। देन प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर फैक्टर 8। फैक्टर 8 आप देखोगे कि उसमें बफर आता है, रिएजेंट आता है, तो उसको मिक्सअप करके ये करना पड़ता है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल जो बनाया गया है बायोटेक के द्वारा उनको रिएजेंट के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है बफर वगैरह यूज करके। तो वो आपको प्रिपेयर करना एडमिनिस्टर के लिए, या फिर आप डायरेक्टली भी ऐसा प्रिस्क्राइब किया जाता है, डायरेक्टली भी प्लाज्मा से निकाल के फैक्टर्स लगाए जाते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो है वो आप उस तरीके से प्रिपेयर करोगे एडमिनिस्टर करने के लिए। देन DDAVP ये एक मेडिसिन है जिसका नाम है 1D अमाइनो 8D आर्जिनिन वैसोप्रेशन। ये एक आर्टिफिशियल वैसोप्रेशन है। ऐसा देखा गया कि ये मेडिसिन जो है वो फैक्टर 8 को बनाने में हेल्प करती है, इसीलिए ये हेमोफीलिया ए वाले पेशेंट को दिया जाता है DDAVP। देन मॉनिटर फॉर जॉइंट पेन के लिए मॉनिटर करना है, और जो भी अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज हैं, जो जॉइंट्स अफेक्टेड हुआ है, जो एक्सट्रीमिटीज अफेक्टेड हुआ है, उसको इमोबिलाइज कराना है, मतलब उसको हिलाना उलाना नहीं है, उसको स्टेबल करके रखना है। देन एसेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इसलिए एसेस करना है कि इंट्राक्रेनियल हैमरेज भी होता है सीवियर केसेस में। देन मॉनिटर यूरिन फॉर हेमाचूरिया। यूरिन भी आपको मॉनिटर करना है ना, क्योंकि हेमाचूरिया भी होता है, इंटरनल जो ब्लीडिंग होता है उससे वो आप एसेस कर पाओगे। ये देखो, ये फैक्टर 8 इस तरीके के पैकेज में आता है। इसमें बफर होता है, कुछ रिएजेंट होता है, ये सबको मिक्सअप करना होता है, इसका डायरेक्शन होता है किस तरीके से इसको मिक्सअप करना है। देन फैक्टर 9 इस तरीके का आता है, और DDAVP ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, एंड नेजल इनहेलेशन के फॉर्म में भी आता है, और टैबलेट्स की फॉर्म में भी आता है। देन 7th नंबर कंट्रोल जॉइंट ब्लीडिंग बाय इमोबिलाइजेशन। ये क्वेश्चन आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेमोफीलिया का पेशेंट है, जॉइंट ब्लीडिंग हो रहा है, क्या उसका प्रायोरिटी वाइज आप इंटरवेंशन दोगे? तो फर्स्ट आपको क्या करना है, उस जगह को इमोबिलाइज करना है, जो जॉइंट अफेक्टेड है उसको इमोबिलाइज करो, देन उसको एलिवेट कर दो। जैसे मान लो कि अगर आपके पैर वाले जो जॉइंट है, ठीक है, नी जॉइंट है, नी जॉइंट अफेक्टेड हुआ है, तो उसको इमोबिलाइज कर दो, और वहाँ जो फुट इनसाइड है उसको एलिवेट कर दो। देन एप्लीकेशन ऑफ आइस। हमेशा याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेमोफीलिया वाले पेशेंट में हॉट एप्लीकेशन दिया जाता है, ठीक है, या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। तो हॉट एप्लीकेशन नहीं देते हैं, यहाँ पे हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। देन 4th नंबर अप्लाई प्रेशर। फिर आपको 15 मिनट्स के लिए प्रेशर अप्लाई करना है। ये जो छोटा छोटा पॉइंट है ना, यही एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्या करोगे, इमोबिलाइज करोगे, देन एलिवेट करोगे, देन आइस एप्लीकेशन यानी कि कोल्ड एप्लीकेशन यूज करोगे, और प्रेशर अप्लाई करोगे। ये 4 चीज करना है। देन इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड एंड पेरेंट्स अबाउट द साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। आप चाइल्ड अगर बड़ा है और पेरेंट्स को बताना है कि जो इंटरनल ब्लीडिंग होगा वो आप कैसे असेस करोगे। जैसे कि बताओगे कि यूरिन के थ्रू आ सकता है ब्लड, स्टूल के थ्रू आ सकता है ब्लड, है ना, ये सब आपको बताना है। देन इंस्ट्रक्ट पेरेंट्स इन हाउ टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। पेरेंट्स को कुछ ऐसे एडवाइस देना है जैसे ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करना है अगर ब्लीडिंग हो रहा है। तो जैसे ये अभी बताया ना कि 15 मिनट्स के लिए प्रेशर लगाना है ना, और कुछ ऐसे चीज़ों से अवॉइड करना है जिससे ब्लीडिंग हो ही ना। Then instruct parents regarding activities for the child, emphasizing the avoidance of contact sports and the need for protective device while learning to walk, assisting in developing an appropriate exercise plan। इतना लंबा चौड़ा ये लाइन दिया है, बस कहना यही चाहता है कि पेरेंट्स को आप बताओगे कि बच्चों को ऐसा खेल मत दो, मतलब आउटडोर खेल तो देना ही नहीं है, ठीक है, जो कि कॉन्टैक्ट मतलब कुछ भी जो टूल्स वगैरह है वो स्किन से कॉन्टैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो रिस्क ऑफ चांसेस हैं कि वो इंजरी करा सके। और यहाँ तो हेमोफीलिया पेशेंट को बस माइनर सा भी खरोच आए ना तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए पेरेंट्स को एडवाइस करोगे बच्चों को ऐसा कोई खेल खेलने नहीं देना है, खिलवाना है तो आप इंडोर गेम खिलवा दो, लूडो खेल लो साथ में, है ना, ये सारी चीज़। और कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारा यूज़ करवाना है। अब देखो ये बच्चों से ही तो स्टार्ट होता है ना, इनहेरिटेड है तो बचपन से ही होगा। तो अगर मान लो बच्चा छोटा है, अभी डेवलपिंग फेज में है, तो उनको बताना है कि अगर आप बच्चों को मतलब ये चलाने का प्रैक्टिस करवा रहे हो तो सारा जो प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है ना वो यूज़ करना है। क्योंकि देखो बच्चा जब स्टार्टिंग में खड़ा होता है और चलता है ना तो बहुत बार गिरता है, बहुत बार गिरता है। अभी भी अभी हम लोग बड़े हो गए, बड़े होने के बाद भी देखो क्या होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, पर सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, मीन्स हम खड़े तो हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो बचपन होता है, जब हम चलना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, तो
बहुत बार गिरते हैं, लेकिन एट द टाइम हम चलना सीख लेते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि बहुत बार गिरते हैं, तो पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है कि उस टाइम आप प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करो। Then instruct the child to wear protective device such as helmet and knee and elbow pads when participating in sports such as bicycling and skating। बच्चे को बताना है कि जब तुम स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ले रहे हो, जैसे बाइसाइकिलिंग या स्केटिंग में, तो तुमको हेलमेट पहनना जरूरी है, जो नी और एल्बो पैड्स है वो लगाना जरूरी है। वाह, तो चलो आज का टॉपिक खत्म हुआ, हेमोफीलिया। नहीं समझ में आ रहा है कोई टॉपिक इस हेमोफीलिया से रिलेटेड, कमेंट करो कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, और इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डील करूँगी। तो वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और क्या, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।